हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। इन दैट लेक्चर वी हैव स्टडीड सम बेसिक थिंग्स अबाउट चार्जेस जो कि आपको पता होनी चाहिए। चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मेनी मोर थिंग्स। नाउ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम लॉ। अब कूलम लॉ क्या होता है? हमें चार्ज की एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। अगर ये चार्जेस, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दो चार्जेस अगर हम एक डिस्टेंस पे रख दें तो या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने मान लिए हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे को रिपेल करेंगे जब ये, तो कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे वो हम निकालेंगे कूलम लॉ से। अब कूलम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फोर्स ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे लगाते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। मतलब इस चार्ज की जितनी वैल्यू है और इस चार्ज की जितनी वैल्यू है, दोनों की वैल्यूज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि ये फोर्स कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी। जितनी बड़ी वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट की होगी उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो कैसे डिपेंड करता है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, तो इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। यानी कि जितना जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में वो कम होता जाएगा। जितने वो पास में होंगे उतना ही फोर्स उनके बीच में ज्यादा होगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करके हमारे पास क्या आएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले भी बहुत बार किया है ये 10th और +1 में, कि जब भी हमारे पास ये साइन आता है प्रोपोर्शनैलिटी का, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं विद इक्वल टू एंड सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं और इक्वल टू, और इस साइन को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इस केस में हम इस साइन को रिप्लेस करेंगे विद इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे ये जो K है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड K की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं, मतलब ये जो चार्जेस हैं ये किस मीडियम में रखे हुए हैं उस चीज पे डिपेंड करती है। और एक डिपेंड करती है कि हम कौन सा यूनिट ऑफ सिस्टम ले रहे हैं, या हम SI यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं चीजों को या फिर CGS में मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम SI यूनिट में मेजर करते हैं और वैक्यूम में मेजर करते हैं तो K की वैल्यू हमारे पास आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू SI सिस्टम में होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपने याद रखनी है वैल्यू, एंड ये जो आपको यूनिट बता रखे हैं ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट आप अभी फिलहाल के लिए इतना ही देखिए कि इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो कूलम लॉ से हमने डिराइव किया, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं और SI यूनिट में इसको मेजर कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप परमिटिविटी के बारे में आगे भी पढ़ोगे, पर फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है।
अब उसके बाद हम ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू जो है वो आएगी f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है ये मेन इक्वेशन है कूलम लॉ की। हम हर जगह पे यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, जहां पे भी हम कूलम लॉ यूज करेंगे हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये था आपका कूलम लॉ। आज हम कूलम लॉ की 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म और पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्म थी ये थी स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। एंड ये जो वैल्यू आएगी हमारी फोर्स की उसको हम लिखेंगे न्यूटन्स में। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ये वाला फॉर्मूला लगा के अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करते हो तो ये जो आपका फोर्स आएगा ये न्यूटन्स में आएगा। उसके बाद हमारे पास है डिपेंडेंस ऑफ, नेक्स्ट चीज है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन आर। मतलब यहां पे ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये आर जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इस पे फोर्स कैसे डिपेंड करता है। अब यहां पे हमने पढ़ा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जितना आर बढ़ता जाएगा उतना ही फोर्स कम होता जाएगा, जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ही इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो कम होता जाएगा। अब यहाँ पे कितना कम होगा, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास F की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। हमारे पास F की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर सेकंड केस में अगर मान लो कि R को हम डबल कर देते हैं, मतलब यहाँ पे 2 चार्जेस थे उनके बीच में हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, इसको हम दूर ले गए तो R को हमने बढ़ा के कर दिया 2R, डबल कर दिया डिस्टेंस को। तो उस टाइम पे फोर्स के साथ क्या होगा, तो F डैश इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस बढ़ाने के बाद वाला जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये F की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 1/4 F, विच इम्प्लाइज F डैश इज इक्वल टू F/4। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा देते हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, अगर डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी। मतलब अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, डबल करेंगे, तो फोर्स जो है वो उसका स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर हम इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स कम हो जाएगी फोर्स, ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर लेते, यहाँ पे हमने डिस्टेंस बढ़ाया था, अगर हम ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये दोनों इनिशियली यहाँ पे थे, इसको कम करके हम यहाँ पे ले आए तो ये डिस्टेंस जो है ये रह गया R/2, ठीक है। R/2 डिस्टेंस को हमने कम कर लिया, तो उस टाइम पे फोर्स क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये है F की, तो F डैश इज इक्वल टू 4F। तो अगर हम 2 गुना डिस्टेंस को कम करते हैं, मतलब अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो कम होगा, तो अगर हम डिस्टेंस को 2 गुना कम करते हैं, 2 टाइम्स कम करते हैं, तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, the electrostatic force of repulsion between 2 equal positively charged ions is 3.7 into 10⁻⁻9 newtons when they are separated by a distance of 5 armstrongs. How many electrons are missing from each ion? तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो दी हुई है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन्स, ठीक है।
उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमारे पास दिया हुआ है 5 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। तो हमने निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम दैट आयन। अब उससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक एटम एज अ होल न्यूट्रल कब होता है, जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हैं तो एटम एक न्यूट्रल एटम होगा, मतलब ये एक न्यूट्रल एटम है। अगर हम इसमें से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, मतलब इस एटम में से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हम यहां से निकाल देंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे अनबैलेंस्ड बच जाएंगे। मतलब अगर हमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम में से निकाल दिया, n इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल दिया, तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो यहां पे अनबैलेंस्ड बच जाएंगे। अगर हमने यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 5 प्रोटॉन यहां पे अनबैलेंस्ड बच जाएंगे, ठीक है। 2 निकाल ले तो 2 प्रोटॉन अनबैलेंस बच जाएंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हम यहां से निकाल देंगे उतने ही प्रोटॉन यहां पे अनबैलेंस्ड बचेंगे और उतना ही इस एटम पे चार्ज आएगा, उतना ही इस आयन पे चार्ज आएगा, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स में से मिसिंग होंगे उसकी ही वजह से यहां पे चार्ज आएगा। तो चार्ज जो है हमारे पास 2 आयन्स हैं, दोनों ही सेम है, मतलब दोनों में इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो मतलब दोनों में से इक्वल ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड रह गए हैं उनमें। तो Q1 इक्वल टू Q2, मतलब दोनों जो एटम्स, दोनों जो आयन्स हैं उन पे जो चार्ज है वो किसकी वजह से है, n नंबर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स, ठीक है। और Q इज इक्वल्स टू NE हमारे पास होता है, Q इज इक्वल टू NE, मतलब यहां पे हम एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकाल, तो टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स इन द एटम इनटू द चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास Q की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कूलम लॉ। तो कूलम लॉ क्या है, F इज इक्वल्स टू 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। Q की वैल्यू हमारे पास आ गई N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का होल स्क्वायर अपॉन, अब हमारे पास R स्क्वायर जो है वो कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें निकालना क्या है, n। हमें f की भी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास n स्क्वायर की कितनी वैल्यू आएगी, वो आएगी 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू, ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, और ये नीचे आ जाएंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका भी स्क्वायर है और इसका भी हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनिट्स है वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, n का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 4.01 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 4 आई है तो n की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी +-2। अब क्योंकि कोई भी नंबर जो है, अब हमारे पास -2 इलेक्ट्रॉन्स या -2 प्रोटॉन्स तो हो नहीं सकते, यहाँ तो 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो n की वैल्यू जो है वो -2 नहीं होती है, जिसकी वजह से n की वैल्यू जो है वो +2 आएगी। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक आयन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। सो ये आ गया। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। ये कैलकुलेशन आप खुद परफॉर्म करके देखना और ये पूरा जो क्वेश्चन है ये आपको खुद एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, तभी आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ।
नेक्स्ट हम करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। अभी हमने स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ पढ़ी जो कि थी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिए दो चार्जेस Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है R। ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है R। अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, मतलब Q2 इस पे फोर्स लगाएगा और Q1 जो है वो इस पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो Q1 जो है वो Q2 चार्ज को परे की तरफ धकेलेगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1, चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है कौन, चार्ज 2, तो फोर्स और चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये आ गया। अब उसके बाद हर एक डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर होता है, तो यहाँ पे Q1 से Q2 की तरफ को जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R12, और जो Q2 से Q1 की तरफ को यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R21। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हमने ये दोनों चीजें इंक्लूड करनी है, जिसमें हमारे पास जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 2, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो पहले लिखेंगे, जिसकी वजह से लग रहा है वो पीछे लिखेंगे। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 वो इस साइड को होगा। अब यूनिट वेक्टर जो है वो R12 वो इस साइड को होगा, और 2 से 1 की तरफ जो डायरेक्शन है वो R21 इस साइड को होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो कि जो फोर्स F21 है, मतलब 2 पे जो 1 की वजह से फोर्स लग रही है वो किसकी डायरेक्शन में है, R12 की डायरेक्शन में। और जो फोर्स F12 है, मतलब 1 के ऊपर जो 2 की तरफ से फोर्स लग रही है वो किसके डायरेक्शन में है, R21 की डायरेक्शन में। तो अब हम इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, जो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। पहले हम लिखेंगे Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर कितना है, क्योंकि डिस्टेंस तो R ही रहेगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, ये जो F12 है ये किसकी डायरेक्शन में है, R21 की, तो यहाँ पे आएगा R21। तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर। ठीक है, जब एक वेक्टर को हम लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को हमने पढ़ा था +1 में, जब किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम ही किया है, फोर्स का जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। सेम हम करेंगे यहाँ पे F21 के लिए, तो यहाँ पे F21 के लिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पे ये किसकी डायरेक्शन में है, R12 की, R12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दोनों का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हालांकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम ही रहता है, जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम रहेगा, पर वेक्टर जो है वो मतलब डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। यहाँ पे ही देख सकते हो आप डायग्राम में ही कि डायरेक्शन इनकी जो है वो ऑपोजिट होगी। अब नेक्स्ट क्या है कि ये कूलम लॉ की जो वेक्टर फॉर्म हमने निकाली, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अब फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं हम, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स जो R12 है और जो R21 है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका सेम है, पर ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मतलब R12 इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ R21। ठीक है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे हम पुट करें ये R12 की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R12 जो है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर, तो ये माइनस बाहर ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर 21। तो ये किसकी वैल्यू है, ये F12 की वैल्यू है, तो इसका मतलब F21 इज इक्वल टू माइनस F12
2। तो इसका मतलब क्या है कि जो कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म है वो हमें बताती है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, पर ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ की वो क्या है कि ये हमें बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, मतलब ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के अलोंग ये फोर्स जो है ये एप्लीकेबल होती है। ये जो फोर्स Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा या Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो इधर उधर डायरेक्शन में नहीं लगाएगा, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स वहीं पे लगाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो ये रिपेल होके इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में, ये इसके अलोंग ही जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, और ये भी स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। अब हम इसको निकालेंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास वो है R1, इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास वो है R2। तो ये आ गया O, ये आ गया पॉइंट A, ये आ गया पॉइंट B। अब हम यहाँ पे इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें तो इनका जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R। जो यहाँ से A और B के बीच का डिस्टेंस है वो R है, और इनका यूनिट वेक्टर है R21, मतलब 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो R21। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। R1 जो है वो पोजीशन वेक्टर है Q1 चार्ज का, R2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है Q2 चार्ज का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई वेक्टर नहीं है। अब हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो BA वेक्टर है, यहाँ पे जो BA वेक्टर है, क्योंकि हमारे पास एज सच कोई वेक्टर नहीं है जैसे R1 R2 है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू पोजीशन वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा R इंटू R21, तो ये आ गया R21। तो अब हम इन तीनों पे लगाएंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे हम लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लेंगे, अब ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, और ये जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू जो वेक्टर्स कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब OB प्लस BA। ठीक है, तो अगर हमने BA की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमारे पास आएगी OA माइनस OB। तो BA हमारे पास क्या है, R21 विच इज इक्वल टू OA कितना है, R1 माइनस R2। तो ये आ गई हमारे पास R1 माइनस R2, यानी कि इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या थी इसकी, वेक्टर फॉर्म थी हमारे पास यहाँ पे F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² R21। तो यहाँ पे F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यहाँ पे आ जाएगा R21। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R21। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब R की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जब इसका हम लेंगे तो मैग्नीट्यूड में ये यूनिट वेक्टर चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मोड, ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, क्योंकि R इंटू R21 का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है R, और R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका हम मोड लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R1 माइनस R2, इसका मॉड नहीं लगाना क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा। तो ये आ गई F12 की वैल्यू। अब हमने F21 की वैल्यू अगर लिखनी हो तो वो आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब F21 है तो R2 माइनस R1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा R2 माइनस R1, तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1।
तो ये आ गई हमारे पास पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम बोल सकते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब यहाँ पे पहले हम दो चार्जेस की बात कर रहे थे, Q1 Q2 Q1 Q2। हर एक आर्टिकल में हमने दो ही चार्जेस की बात करी। अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हों एक ही स्पेस, यहाँ पे मान लो चार्ज है Q1 Q2 Q3 Qn, मतलब यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास एक ही स्पेस में, Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn। ठीक है, अब यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब यहाँ पे आएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 एंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn। ठीक है, यहाँ पे बीच में और भी बहुत सारे चार्जेस होंगे पर हमने इसको सिर्फ इतना ही लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 कितना होता था, वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमने यहाँ पे। तो ये आता था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। अगर हम यही चार्ज 1 और 3 के लिए लिखें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R। यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है ये है R12, इनका जो डिस्टेंस है ये है R13 और इनका जो डिस्टेंस है ये R14। ठीक है, और यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा फोर्स की डायरेक्शन में R21। ठीक है, यहाँ पे होगा ये इसकी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लेना है हमने फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आएगा 31, तो R31, और ये इस डायरेक्शन में आएगा Rn1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा R31 और n के लिए हमारे पास कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर Rn1। ठीक है, अब ये तो हो गया अगर हमारे पास अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे यहाँ Q1 Q2 है या फिर Q1 Q3 है या फिर Q1 Qn है। अगर ये सारे इकट्ठे ही एक स्पेस में है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस जो कि हर एक चार्ज उस पे एग्जर्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर Q1 यहाँ पे प्रेजेंट है, Q2 यहाँ पे प्रेजेंट है, Q3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इन दोनों के फोर्स पे Q3 का कोई असर होगा। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3 प्लस सोन फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू n। मतलब इन सबका इंडिविजुअल प्लस ही होगा, इन दोनों चार्जेस के फोर्स पे या इन दोनों चार्जेस के फोर्स पे या इन दोनों चार्जेस के फोर्स पे किसी भी और चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर Q2 Q1 पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो उस पे Q3 का कोई असर नहीं है, Q3 उस फोर्स पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21, इसको हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये सब में है, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31 प्लस सोन प्लस Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर Rn1। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस एक ही स्पेस में अवेलेबल हैं तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उस पे तीसरा चार्ज कोई भी असर नहीं डालता है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं आएगा। टोटल फोर्स जो होगा वो सभी फोर्सेस का सम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ जो है वो हर एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो कुछ ही जगह पे एप्लीकेबल होता है। तो कूलम लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये सिर्फ वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। अगर हम एक्सटेंडेड चार्जेस लेते हैं, मतलब बड़े बड़े चार्जेस लेते हैं, तो कूलम लॉ हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कूलम लॉ को यूज करके हम उन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा।
पॉइंट चार्जेस पहले तो क्या होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं उनको बोलते हैं पॉइंट चार्जेस, पर ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चार्जेस भी पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। जैसे हम अर्थ से अगर स्टार को देखें तो हमें स्टार बहुत छोटा दिखता है, पर एक्चुअली में वो बहुत बड़ा होता है। तो हमारे लिए वो सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के तरह है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही हमें वो दिखता है। तो इसीलिए जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस पे मैटर करते हैं। मतलब अगर ये जो बीच में इनके डिस्टेंस है ये इनके साइज से कई गुना ज्यादा हो, ठीक है, मतलब वो चार्जेस इतने इतने हैं और उनमें डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हमें वो दूर से छोटा सा ही दिखाई दे रहा है। मतलब वो दो चार्जेस अगर यहाँ पे हैं, ये चार्ज अगर इसको देखें, मतलब इस चार्ज के पॉइंट से हम दूसरे चार्ज को देखें तो हमें ये छोटा सा दिखाई दे, और इस चार्ज के पॉइंट से हम इसको देखें तो ये हमें छोटा सा दिखाई दे। मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से वो चार्जेस हमें बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस उनके साइज से बहुत ज्यादा हो, तो उस टाइम पे हम कूलम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कूलम लॉ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि कूलम लॉ जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि कूलम लॉ जो है वो चार्जेस एट रेस्ट पे ही काम करेगा। तो अगर तो बोथ आर एट रेस्ट, मतलब दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2, अगर दोनों ही रेस्ट पे हैं, बोथ आर एट रेस्ट, उस टाइम पे कूलम लॉ जो है वो वैलिड, ठीक है। अगर दोनों मोशन में है, बोथ आर इन मोशन, तो उस टाइम पे कूलम लॉ हम नहीं लगा सकते। अगर दोनों मूव करें तो कूलम लॉ नहीं लगेगा। पर एक चार्ज अगर रेस्ट पे है और एक चार्ज अगर मोशन में है, अगर हम दो चार्जेस की बात कर रहे हैं उनमें से एक रेस्ट पे है एक मोशन में है, तब भी हम कूलम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के पॉइंट्स। आज हमने पढ़ा कूलम लॉ के बारे में, कूलम लॉ की जो फॉर्मूला है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी स्केलर फॉर्म पढ़ी, इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी, इसकी यूनिट वेक्टर की फॉर्म पढ़ी। कूलम लॉ जो है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और अगर डायरेक्शन में ले रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, और कैसे वेरी करता है ये भी हमने देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी वेक्टर फॉर्म के बाद पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ, और एक दो हमने बीच में न्यूमेरिकल्स किए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। आप इसको ध्यान से देखें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद प्रैक्टिस करें, उससे ही आपको अच्छे से ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उसको आप जरूर देखिएगा। सो यार, टेक केयर एंड रिवाइज ऑल द टॉपिक्स।